हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, मैंने बताया कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की एक वीडियो मिलेगी, कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट क्या होगा, बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज मैथ्स का हम क्या है, मान लो सेट चैप्टर का लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ए क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, मान लो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मान लो आपको आते हैं, जैसे जेई वगैरह में बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान लो स्टेटमेंट वाले, है ना, जिसमें आपको मान लो स्टेटमेंट दी होगी और मान लो सेट को अप्लाई करके उस क्वेश्चंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज पहले तो हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उनके इंग्लिश मीनिंग सीखते हैं कि भाई यूनियन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, मान लो इंटरसेक्शन का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, मान लो डिफरेंस ऑफ टू सेट का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। अगर ये मतलब आपको समझ आएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि कौन कौन से सर फॉर्मूले हैं जो हम मान लो टॉपिक में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो आज सारे मान लो फॉर्मूले हम स्टडी करेंगे और आज से आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल आसान लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, अगर आप इस वीडियो को क्या करेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले हैं या कौन किस मान लो प्रॉपर्टी की मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लो और हेडिंग डालो कि भाई मान लो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ए क्या है आपका, सेट। ठीक है, मान लो सेट की एप्लीकेशन कैसे, मान लो सेट को मान लो एक जनरलाइज्ड हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हेडिंग डालो कि भाई मीनिंग ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन इंग्लिश लिख लो। इंग्लिश में जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने सेट के ना, मीनिंग ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेट इन इंग्लिश। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, यूनियन, है ना। तो यूनियन का मतलब क्या होता था, ये सब आपको पता है। अगर किसी को नहीं भी पता तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देखो जाके। मान लो यूनियन ऑफ ए क्या होगा, सेट। ऊपर मान लो यूट्यूब पे सर्च करो यूनियन ऑफ ए सेट बाय वरुण क्या होगा, महाजन। वहां से आपको ये मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है। ठीक है, तो सभी मैंने ये चैप्टर पूरा, इस चैप्टर की पूरी वीडियोस मैंने क्या की है, अपलोड की है। आप देख सकते हो, पूरी सीरीज को क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन क्या होता है सर, मुझे पता है कि भाई एक सेट दिया होगा, मान लो ए सेट। मान लो वैसे तो यूनियन दो सेट में होता है ना, मान लो कम से कम दो सेट में होता है। मान लो कि भाई दो सेट है, ए और बी, मान लो इसमें यूनियन दिया हो। चलो जैसे एग्जांपल के तौर पर समय दे इसको, ए सेट आपको दिया हो 1 2 3 दिया हो, मान लो बी सेट आपको क्या दिया हो, मान लो 3 4 क्या दिया हो, 5 दिया हो। तो सर मुझे पता था कि भाई ए यूनियन बी मैं कैसे निकालता था, मैं करता था कि भाई मान लो ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट लिखने होते हैं इसमें, बट जो एलिमेंट रिपीट करते हैं उनको नहीं लिखना होता। ये सेट की क्या होती है, डेफिनेशन। तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट लिख ले, जो डबल है उसे नहीं लिखना होता। तो कौन डबल है, 3, तो सर 4 और 5 हो गया। ये आपका ए यूनियन बी का क्या है, मतलब है। तो ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है, ध्यान से देखो। ए यूनियन बी में ए के भी सभी एलिमेंट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। या ध्यान से देखो, इसमें किसके एलिमेंट प्रेजेंट है, बी के भी सभी एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ए या क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ मान लो दोनों है ना, ए और बी दोनों के एलिमेंट इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो, ए के भी प्रेजेंट है और बी के भी प्रेजेंट है, या ए तथा बी के दोनों के एलिमेंट इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो इंग्लिश में लिखें, इसे क्या लिखेंगे, ए और क्या होगा, मान लो ए के एलिमेंट हो गए, या को हम क्या कहते हैं, मान लो और कहते हैं, ए और बी होगा, और ए एंड बी के एलिमेंट इसमें क्या है, आपके प्रेजेंट है यूनियन में। तो ध्यान से देखो कि भाई एक्चुअल में मान लो जो यूनियन किया है उसमें क्या है, मतलब क्या वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, और वर्ड क्या बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। ये तो इकट्ठा है, ए एंड बी तो इकट्ठा है, इसका मतलब इस सेट में ए के एलिमेंट भी है और बी के एलिमेंट भी है, और ए एंड बी के एलिमेंट भी इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, यहां से आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि भाई जब भी कभी मान लो यूनियन दिया होगा, मान लो यूनियन ऑफ ए सेट दिया होगा, इंग्लिश में इसे किस मान लो नाम से जाना जाएगा, जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको दिया होगा और। मान लो किसी में मान लो जगह पर आपको और दिखाई दे, इसका मतलब क्या है ना, अकेला और दिखाई दे, इसका मतलब आपको क्या कह रहा है, यूनियन ऑफ ए सेट की क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। सर एक तो मतलब पता चल गया कि जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें और लिखा होगा, तो और का मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, यूनियन ऑफ ए टू सेट की बात कर रहा है। और ध्यान से देखो
मान लो एक वर्ड तो ये हो गया, दूसरा वर्ड एटलीस्ट। एटलीस्ट भी आपने सुना होगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, है ना। एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या सर? कम से कम। कम से कम का मतलब क्या होता है कि भाई कम से कम एक, मान लो तीन, मान लो जैसे तीन चीजें हो, मान लो यहाँ पे दो सेट हैं, चलो दो सेट ही मान लेते हैं, तो एटलीस्ट क्या होगा? मान लो एटलीस्ट, मान लो लिखा होगा एटलीस्ट वर्ड लिखा होगा, तो इसका मतलब कम से कम एक सेट में प्रेजेंट हो, या दूसरे में प्रेजेंट हो, या सभी में क्या हो? प्रेजेंट होता है। एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है सर कम से कम, मान लो कम से कम एक में होना चाहिए, या दो में भी हो, या दोनों के इकट्ठे में भी क्या हो? प्रेजेंट हो, उसे भी तो एटलीस्ट वर्ड कहते हैं। तो ध्यान से देखो, एटलीस्ट यहाँ पे भी तो अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या? यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब होता है कि कम से कम एक सेट में प्रेजेंट होंगे, ए में प्रेजेंट होंगे, या बी में भी प्रेजेंट होंगे, मान लो एक में होंगे या बी में होंगे, या दोनों में क्या है? प्रेजेंट होंगे। उस मान लो सेट के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ए यूनियन क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो सर एटलीस्ट वर्ड भी इसको क्या करता है? रिप्रेजेंट। एटलीस्ट का मतलब भी क्या होता है? कम से कम एक सेट में प्रेजेंट हो, या दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, या दोनों में क्या हो? प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं सर? एटलीस्ट क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो इसका मतलब अगर कहीं भी आपको क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट दिखाई दे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो किसकी वैल्यू दी है, आपको गिवन है, यूनियन की वैल्यू क्या है? गिवन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट में, आपको कहेगा कि भाई मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, फुटबॉल क्रिकेट प्लेयर वाला कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें कहेगा कि भाई द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एट लीस्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ना लिखो, मान लो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट प्लेइंग एट लीस्ट फुटबॉल एंड क्या होगा? क्रिकेट आर 15। मतलब क्या है इसका? सर इसका मतलब क्या, जब मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे एक स्टेटमेंट आएगी कि स्टूडेंट प्लेइंग एट लीस्ट फुटबॉल और क्रिकेट एंड क्रिकेट आर 15। मतलब क्या है कि स्टूडेंट जो खेलते हैं, मान लो कम से कम क्रिकेट खेलते हैं, या मान लो क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, उनकी नंबर कितने हैं? 15 क्या है? नंबर है। तो फिर इनडायरेक्टली मैंने आपको पहले बताया कि जब भी एटलीस्ट वर्ड होगा या और वर्ड होगा किसी मान लो स्टेटमेंट में, इसका मतलब वो किसकी वैल्यू दे रहा है? आपको यूनियन की वैल्यू दे रहा है। अगर मैं फुटबॉल को ए मान लू, क्रिकेट को मैं बी मान लू, तो इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू वो प्रोवाइड कर रहा है? ए यूनियन बी की वैल्यू क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, क्योंकि ये ए यूनियन बी का मतलब तो सर सेट होता है, तो सेट थोड़ा ना प्रोवाइड कर रहा है, वो तो नंबर बता रहा है कि उस सेट में कितने नंबर होंगे? 15 नंबर होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपको कितने दे रहा है? 15 क्या दे रहा है? एलिमेंट दे रहा है। ठीक है, तो यहां से ये बात सीखनी थी कि जब भी कभी दो मान लो एक स्टेटमेंट में आपको एटलीस्ट वर्ड दिखाई दे या और वर्ड दिखाई दे, उसका मतलब क्या है? यूनियन की वैल्यू आपको क्या है? गिवन है। मान लो जो क्वेश्चन में जितने भी आपको सेट दिए हैं, मान लो जैसे इसमें दो बातें कर रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट, इसका मतलब एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, इनके यूनियन में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी क्या बात कर रहा है? वो कितने हैं? इसमें 15 क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, तो ये पहले ही है। इसे मान लो वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि उसके लिए क्या वर्ड इंग्लिश का यूज किया जाता है। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनियन की बात, उसके बाद इंटरसेक्शन वर्ड की बात करते हैं कि भाई इंटरसेक्शन मान लो किसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए इंग्लिश वर्ड कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग डाल लो कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ ए क्या होगा? सेट होगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब भी सर मुझे पता ही था कि फिर से मान लेते हैं कि ए सेट माना 1 2 3 मान लिया, मान लो बी सेट मान लिया, मान लो 2 3 नहीं, मान लो 3 मान लेते हैं, चलो ज्यादा बड़ा नहीं मानते, 3 4 5 हो गया। तो मान लो ए इंटरसेक्शन बी पूछता है, तो सर मुझे पता है कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों सेट में क्या हो? प्रेजेंट हो, दोनों सेट के कॉमन क्या हो? एलिमेंट हो। तो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि भाई द एलिमेंट present both in A and B होगा, ऐसे लिखूंगा। ध्यान से देखो कि भाई जब इंटरसेक्शन को इंग्लिश में लिखना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि भाई वो वाले एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी, तो इसका मतलब दोनों में प्रेजेंट है। और ए एंड बी का मतलब क्या होता है? ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी क्या हो? प्रेजेंट हो। तो ध्यान से पढ़ो, जो मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? द एलिमेंट
प्रेजेंट बोथ इन ए एंड क्या हो गया आपका बी हो गया। तो इसका मतलब वो वाले एलिमेंट जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंग्लिश में जब आपको ये वाली लाइन दी होगी, मतलब बोथ लिखा होगा या एंड वर्ड लिखा होगा किसी दो सेट में, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, वो इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है जब भी कभी बोथ दिया हो, जब भी कभी एंड वर्ड दिया हो, तो इसका मतलब लिख लो यहां पे, मान लो इंटरसेक्शन का, ठीक है, इंटरसेक्शन का इंग्लिश वर्ड मान लो कौन कौन से हैं, इंग्लिश वर्ड में क्या क्या लिखेंगे हम, मान लो आपको दिया होगा पहला बोथ दिया होगा, किसी दो सेट में बोथ वर्ड यूज किया हो कि भाई बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी का मतलब ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, या फिर सिंपल आपको वर्ड दिया हो दो सेट में एंड वर्ड दिया हो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्वेश्चन में आपको फिर से स्टेटमेंट लिख के बताता हूं, मान लो जैसे मैंने फुटबॉल वाली लिख के बताई, यहाँ पे भी फुटबॉल वाली स्टेटमेंट लिख के बताता हूं, आपको कहेगा कि भाई the player who play both या play football and cricket is 8। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा होगा मान लो स्टेटमेंट में, तो पढ़ो इसको, क्या लिखा है, द प्लेयर हु प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट इज क्या होगा, 8 होगा। तो इसका मतलब क्या, वो वाले प्लेयर जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, उन प्लेयर की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो इसका मतलब वो फुटबॉल वाले सेट में भी प्रेजेंट होने चाहिए, क्रिकेट वाले में भी प्रेजेंट होने चाहिए, तभी तो वो क्या होंगे, दोनों खेलते होंगे, क्रिकेट और क्या खेलते होंगे, मान लो दोनों में कॉमन होने चाहिए, तभी वो क्या खेलते होंगे, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों क्या करते होंगे, खेलते होंगे। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई एंड वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि भाई ये तो एंड का मतलब तो सेट होता है, वो सेट की वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसका नंबर दे रहा है कि उस सेट में कितने बंदे आएंगे या कितने पर्सन आएंगे, 8 पर्सन आएंगे। तो इसका मतलब एन का मतलब नंबर होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, आपको कितने दे दिए सर, 8 क्या दे दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए। ठीक है, तो जब भी कभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए उसमें बोथ और एंड जो वर्ड होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसकी क्या है, आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी उतार लो, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर उसके बाद अगला बात करते हैं डिफरेंस ऑफ क्या होगा, टू सेट होगा। चलो आपने लिख ही लिया होगा, उसके बाद डिफरेंस की बात करते हैं कि भाई डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे दिया होता है। तीसरी हेडिंग डालो कि भाई डिफरेंस ऑफ क्या होगा, टू क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा आ गया, डिफरेंस ऑफ क्या होगा, टू क्या होगा, सेट। सर मुझे पता था, चलो फिर से एग्जांपल से करते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ आता है। एग्जांपल ए सेट हमने ले लिया 1 2 3, मान लो बी सेट ले लिया 3 4 क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो सर मुझे पता है a माइनस बी, डिफरेंस का मतलब a माइनस बी या b माइनस ए, वो तो डिपेंड करता है कि भाई किसको किससे माइनस करना है। मैं मार रहा हूं a माइनस क्या मार रहा हूं, b मार रहा हूं। तो इसका क्या मतलब होता था सर कि भाई a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो लिख लेते हैं सर। कौन कौन से हैं, 1 और 2 है, क्योंकि 3 तो b में क्या है, प्रेजेंट है, वो नहीं लिखना। तो ध्यान से इसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो क्या होता है, इसका मतलब होता है द एलिमेंट present in A but not in B। ठीक है, ये लिख सकते हैं सर। तो अगर ये लिख सकते हैं तो ध्यान से पढ़ो। एक तो ये लिख सकते हैं कि भाई वो वाले एलिमेंट जो ओनली किस में प्रेजेंट है, A में प्रेजेंट है पर B में प्रेजेंट नहीं है, उसे भी हम A माइनस बी कह सकते हैं। या सिंपल ये भी तो लिख सकते थे, द एलिमेंट प्रेजेंट ओनली इन A। ओनली इन ए का मतलब क्या हुआ, मतलब वो वाले एलिमेंट जो केवल ए में ही प्रेजेंट है और किसी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ए माइनस क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा, अगर ऐसी स्टेटमेंट दी होगी मान लो क्वेश्चन में, उसका मतलब आपको क्या वैल्यू दी हुई है, ए माइनस बी दी है। या फिर दूसरा मान लो आपको ये लिखा आ रहा है, उसका मतलब आपको किसकी वैल्यू दी है, ए माइनस बी की क्या दी है, वैल्यू दी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मान लो ये तो दो मतलब हो गए, तो चलो पहले लिख लेते हैं इधर कि भाई क्या मतलब होता है डिफरेंस का। मतलब यहां से आपको समझ आ रहा है, यहां तो ये स्टेटमेंट, तो यहां सिंपल ओनली वर्ड, ज्यादातर वो क्वेश्चन में कौन सा वर्ड यूज करता है, ओनली वर्ड क्या करता है, यूज करता है। तो यहां पे लिख लो कि भाई डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस मीनिंग है ना, डिफरेंस मीनिंग इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब क्या है,
मान लो ओनली वर्ड दिया होगा है ना, कि भाई मान लो कोई बंदा ओनली फुटबॉल खेल रहा है, ओनली मान लो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब जब ओनली वर्ड यूज करेगा इसका मतलब आपको क्या दे रहा है, वो a माइनस बी या b माइनस ए की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। बाकी वो क्वेश्चन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल फुटबॉल वाली मान रहे हैं, यहाँ पे भी मान के बताता हूं कि भाई कैसे क्वेश्चन होगा। जैसे मान लो आपको कहेगा कि भाई द प्लेयर हु प्ले क्रिकेट ओनली। ठीक है, मान लो मैं इसमें मान रहा हूं कि कौन कौन सी दो गेम है, एक फुटबॉल है, एक कौन सी है, क्रिकेट है ना। दो मान लो गेम की बात कर रहा है, एक फुटबॉल और एक क्रिकेट की बात कर रहा है। मान लो आपको स्टेटमेंट दी हो और उसमें ये वाली लाइन आए, प्लेयर हु प्ले क्रिकेट ओनली, मतलब वो वाले प्लेयर जो क्रिकेट, केवल क्रिकेट ही क्या करते हैं, खेलते हैं। तो सर मुझे पता है कि भाई इसको कैसे लिखूंगा, प्ले क्रिकेट ओनली आर, है ना, वैल्यू भी तो दी होगी। मान लो वैल्यू आपको क्या दे दी, 6 दे दी। तो सर किसकी वैल्यू दी है, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जब भी ओनली वर्ड आएगा इसका मतलब वो किसकी वैल्यू दे रहा है, a माइनस बी की। तो मुझे पता है सर a माइनस बी तो सेट होता है, बट यहाँ पे तो नंबर दे रहा है, वो सेट की वैल्यू नहीं दे रहा, वो सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसकी क्या दे रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है। तो फिर लिखते हैं, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे सर, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके बाद इसमें a का काम कौन कर रहा है सर, क्रिकेट ओनली, इसका मतलब क्रिकेट की बात कर रहा है, क्रिकेट माइनस दूसरा सेट कौन सा है सर, फुटबॉल है, तो फुटबॉल को बाहर निकाल देना, मतलब वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो केवल किसमें प्रेजेंट होंगे, क्रिकेट में प्रेजेंट होंगे, फुटबॉल में प्रेजेंट नहीं होंगे। उनके नंबर को क्या कहते हैं सर, मान लो जो क्रिकेट, केवल क्रिकेट क्या करते हैं, खेलते हैं। तो मुझे किसकी वैल्यू दी होगी सर, एन सी माइनस एफ की वैल्यू कितनी दी होगी, 6 क्या दी होगी, वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस का मतलब था कि जब भी कभी आपको डिफरेंस वर्ड मान लो सेट में, स्टेटमेंट में पहचानना है, तो ये मान लो उसके लिए क्या दिया होगा, वर्ड ओनली वर्ड दिया होगा, और ऐसे उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे। अगर ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो ये वाला टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, मतलब आसान सा टॉपिक है। तो इसमें से मान लो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे जेईई मेन ने क्या पूछे थे, क्वेश्चन पूछे थे, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो खास करके जेईई मेन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सेट का टॉपिक है। ठीक है, तो ये उसे उतार लो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद लास्ट रह गया है कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दी हो आपको तो फिर वो कैसे लिखेगा इंग्लिश में, उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है उसको लिख लो। फोर्थ प्रॉपर्टी मान लो क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सर इस मान लो इसमें सेट ए माने, चलो ए सेट में मानता हूं, मान लो क्या है, वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये मान लेता हूं, चलो ए सेट में। सर दूसरे से समझ नहीं आएगा, वैसी एग्जांपल से आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा, यहां से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मान लो ये मैं ये लिखता, अगर मान लो ए कॉम्प्लीमेंट, मुझे पता है सर डैश डाल दो या सी लिख दो, उसे ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखता तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, इसको छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो वो किसकी बात कर रहा है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, इंग्लिश, मान लो वॉल्स की बात कर रहा है ना, वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसका मतलब वॉल्स को छोड़कर बाकी सारे जितने भी अल्फाबेट होंगे वो क्या आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो सर उसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं कि भाई मान लो क्या है, दिस सेट है ना, मान लो क्या होगा, मान लो सेट ऑफ क्या होगा, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट विच आर नॉट क्या होंगे, वॉल्स होंगे। ये होगा सर, है ना, मतलब क्या है कि भाई इसने क्या कहा, ये कौन सा सेट है, वॉल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब वॉल्स जो होंगे वो इसके अंदर आएंगे। तो हमने क्या लिख दिया कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको छोड़कर बाकी सारे अल्फाबेट, तो वो लिख दिया सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट विच आर नॉट क्या होंगे, वॉल्स होंगे। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब इसके लिए क्या वर्ड आया सर, नॉट वर्ड क्या किया हमने, रिप्रेजेंट किया ना, नॉट वर्ड रिप्रेजेंट किया। तो यही आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट के लिए वर्ड यूज होता है। जब भी क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट गिवन होता है, नॉट वर्ड क्या करता है, वो यूज करता है। तो लिख लो इधर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि भाई इंग्लिश में क्या लिखा होगा, नॉट वर्ड क्या किया होगा, उसने यूज किया होगा। ठीक है, नॉट वर्ड यूज किया होगा, मान लो जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, नॉट वर्ड यूज किया होगा,
नाइदर वर्ड यूज किया होगा, नोर वर्ड यूज किया होगा, तो ये इसका मतलब किसकी वैल्यू दी है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट की क्या दी है आपको, वैल्यू दी है ना। नॉट लिखा होगा या नाइदर वर्ड भी लिखा हो सकता है, ठीक है, नोर वर्ड भी लिखा हो सकता है, ये भी मतलब क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको ये जो वर्ड दिए हैं इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट की क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो मान लो कि भाई ये वैल्यू हो गई, तो उसके बाद सर इसकी भी एग्जांपल बताओ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो क्वेश्चन में, ठीक है, मान लो सिंगल तो नहीं देगा, आपको डबल वैल्यू देगा नोर में। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वर्ड यूज करेगा, जैसे मान लो कह देगा कि भाई क्या होगा, प्लेयर विच आर नाइदर प्ले क्रिकेट, ठीक है, नॉर प्ले फुटबॉल आर, ठीक है, 18। मान लो एग्जांपल के तौर पर ये लाइन लिख दे, ठीक है। तो मतलब यहां से क्या समझना है सर, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, प्लेयर विच आर नाइदर प्ले क्रिकेट, मतलब वो तो क्रिकेट भी नहीं खेलते, तो क्रिकेट नहीं खेलते हो तो उसका मतलब खेलते हो तो सी लिखते हैं, नहीं खेलते हो तो कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद वो क्या है कि भाई नॉर, नॉर मतलब वो फुटबॉल भी नहीं खेलते, तो जो फुटबॉल भी नहीं खेलते तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे सर, फुटबॉल के ऊपर भी ये डाल देंगे। तो हमें पता तो है सर ये है, बट इनके बीच क्या आएगा, ध्यान से पढ़ो, इनके बीच क्या आएगा। उसने क्या लिखा है, मतलब इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो कि द प्लेयर विच आर नाइदर प्ले क्रिकेट एंड आएगा ना, जब लाइन पढ़ोगे तो ऐसे ही आएगा, द प्लेयर विच आर नाइदर प्ले क्रिकेट एंड नॉर प्ले क्या होगा, फुटबॉल होगा। तो एंड वर्ड आया, तो एंड वर्ड सर किसके लिए यूज होता है, इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो इसका मतलब उसने आपको किसकी वैल्यू दी है, इसकी क्या दी है, वैल्यू दी है, ठीक है। तो जब भी कभी मान लो ये वर्ड होगा, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, द प्लेयर विच आर नाइदर प्ले क्रिकेट एंड नॉर प्ले क्या होगा, फुटबॉल। तो एंड वर्ड के लिए सर इंटरसेक्शन, और नाइदर के लिए सर कॉम्प्लीमेंट, और नॉर के लिए भी क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपका क्या है, मान लो इस क्वेश्चन में मान लो जब वर्ड यूज होंगे कॉम्प्लीमेंट के, ये वाले वर्ड क्या होंगे, यूज होंगे, ठीक है। तो सर ये तो हो गए आपके वर्ड जो मान लो यूज होंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। अब इसके बाद ये तो बताओ कि भाई फॉर्मूला कैसा यूज करेंगे, जब हम एप्लीकेशन ऑफ सेट यूज करेंगे टॉपिक, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, उसकी हम क्या कर रहे हैं, बात करने लगे हैं, ठीक है। तो चलो मान लो इसको उतारो जल्दी जल्दी, फिर मान लो फॉर्मूले की क्या करें, बात करें कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले, मान लो जो वाले फॉर्मूले यूज होंगे इन सेट में, वो फॉर्मूले क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं जो वाले भी यूज होंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, तो सबसे पहले इसके लिए कार्डिनलिटी है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट आपको पता होना चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ क्या होगा, सेट, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो सर ये क्या होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि भाई कार्डिनलिटी का क्या मतलब होता है ना। जैसे मान लो कार्डिनलिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है किसी सेट में, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेट की कार्डिनलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए सेट है, तो ए सेट सर मान लो इसमें 2-3 एलिमेंट हैं, तो मैं लिखूंगा कि भाई कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होगा, उसे Na से रिप्रेजेंट करेंगे, तो Na के वैल्यू कितनी होगी, मान लो कार्डिनलिटी का मतलब सर नंबर ऑफ क्या होते हैं, एलिमेंट, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उनकी क्या लिख देंगे वैल्यू, उसे हम कहते हैं किसी सेट की कार्डिनलिटी, ठीक है। तो चलो सर मतलब ये तो आपने पहले भी समझाया, इसका यूज कहां होगा, अब करते हैं इसका यूज। मान लो इसमें 3 एलिमेंट हैं, ऐसे मैं एक बी सेट मानता हूं, पहला मान लो इसमें केस बना लेते हैं ना, चलो यहां पे मैं केस बना लेता हूं, केस 1, ठीक है। मान लो व्हेन ए एंड बी आर क्या होंगे, डिसजॉइंट क्या होंगे, सेट होंगे, ठीक है। तो मान लो ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। सर वो क्या होता है डिसजॉइंट सेट, मान लो वो वाले सेट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं मान रहा हूं पहले केस में कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो मान लो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए मैंने ये माना है, तो इसका मतलब बी के कुछ और एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो कुछ कॉमन नहीं होगा। तो बी के एलिमेंट मान लो 4 और क्या हो आपका 5 हो। तो ध्यान से लिखो, ए के एलिमेंट कितने हैं सर, 3 है। मान लो बी के एलिमेंट कार्डिनलिटी
कार्डिनलिटी लिखें तो वो कितनी है सर 2 है। तो मान लो मैं आपको पूछूं A यूनियन B, तो A यूनियन B करोगे तो उसके कितने एलिमेंट, पहले तो A यूनियन B लिख लेते हैं। A यूनियन B का मतलब सर इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट जो मतलब डबल नहीं लिखने, तो मान लो पहले A के लिख लो 1 2 3, उसके बाद डबल तो हो ही नहीं रहे, इसका मतलब ये सभी क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे। तो सर ये तो सेट बन गया, तो इसकी कार्डिनलिटी लिखे तो कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B कितने होंगे सर, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, 5 क्या है एलिमेंट है। तो सर यहां से मुझे क्या समझ आया, मान लो ये तो आपने लिख दिया कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इसकी कार्डिनलिटी लिख दे, इसकी लिख दे, इसकी लिख दे, रुक जाओ, यहां से एक फॉर्मूला क्या हो रहा है, ड्राइव हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला सर बताओ जल्दी जल्दी, चलो देखते हैं कि भाई ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B जो है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B को जब प्लस करोगे तो किसकी वैल्यू आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन क्या आ रही है, B आ रही है। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला है जो हम मान लो किसमें, एप्लीकेशन ऑफ सेट में यूज करेंगे। मान लो नंबर ऑफ A, मान लो A यूनियन B, इसका मतलब क्या सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या हो गया B, है ना। इसकी वैल्यू देखो 5 है, इन दोनों को प्लस करोगे तो अभी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर होती है। तो इसका मतलब सर ये फॉर्मूला हमने किसके लिए ड्राइव किया है कि भाई केस 1 जब A और B क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो दो ही केस हो सकते हैं सर, या तो A और B डिसजॉइंट सेट हो, तो दूसरा केस क्या होगा सर, A और B डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो सर ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए लगेगा, इसके लिए लगेगा कि जब A और B जो होंगे वो डिसजॉइंट सेट होंगे, है ना। A और B क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी इसको उतारो, फिर उसके बाद दूसरा केस लेते हैं जब A और B डिसजॉइंट सेट ना हो। चलो आपने उतार लिया होगा, अब दूसरी बात करते हैं कि जब A और B क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, तो वो वाला केस कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लो केस नंबर 2 लिख लो, केस नंबर 2, व्हेन A and B are not disjoint set, जब A और B डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो सर वो कौन सा केस हो गया कि जब A और B में कुछ एलिमेंट क्या हो, कॉमन, जब कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो उसे हम कहते हैं कि वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो उसे हम कहते हैं कि वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट क्या है, सेट है। तो चलो मान लेते हैं सर, मान लो A में आपके क्या हो गए 3 एलिमेंट, तो B में उसके क्या मानना है, कुछ ना कुछ कॉमन मानना है। तो देखो इन दोनों में मैंने क्या मान लिया, एक एलिमेंट कॉमन, तो इसका मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं होने का मतलब क्या होता था सर, A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 के बराबर नहीं है। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में मान लो कुछ ना कुछ कॉमन है, तो फिर इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होगी वो खाली सेट नहीं होगी, ये डिसजॉइंट की क्या होती थी, कंडीशन होती थी, है ना। अगर डिसजॉइंट होता तो मान लो क्या होता, ये दोनों की इंटरसेक्शन 5 के बराबर होती, खाली सेट होता। अगर इंटरसेक्शन 5 के बराबर ना हो तो वो दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है ना। मान लो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है ना। तो चलो सर ये तो पता चल गया, उसके आगे की बात करते हैं। अब लिखते हैं कि भाई आगे फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हो गए सर, 3 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हो गए सर, 3 हो गए। उसके बाद नंबर पहले तो यूनियन कर लेना, यूनियन का फॉर्मूला बनाना है सर, A यूनियन B लिखें। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट जो कॉमन हो उसे बार बार रिपीट नहीं करना। तो 1 2 3 हो गया, तो 1 2 3 सर मुझे पता है 3 दोनों में है, तो 3 एक बार लिख लिया, उसके बाद अगले 4 और क्या हो गया, 5 हो गया। अब गिनो कि भाई इसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिखो A यूनियन B के, तो वो कितने हैं सर, वो कितने हैं सर आपके 5, मान लो ये 5 हो गए। अब ध्यान से देखो कि भाई क्या हुआ, A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B 5 है। अगर सर मैं इन दोनों को प्लस करूं वो तो आंसर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं हुए, इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, उसके बाद सर मुझे पता है कि भाई इंटरसेक्शन 5 के बराबर नहीं है, तो चलो इंटरसेक्शन निकाल के देखते हैं दोनों सेट की कि भाई इंटरसेक्शन क्या निकलती है। तो ध्यान से देखो, मान लो A इंटरसेक्शन B निकालें तो वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना। दोनों में कॉमन कौन है, 3। तो मैं पूछूं आपको मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B वो कितने हैं सर, 1 क्या है आपका एलिमेंट है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में से ये घटा दूं तो फिर आंसर किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब जब भी दो सेट जो होते हैं वो क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं होते, तब जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B कितना किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन
इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है। जैसे सर इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें कितने थे 3, इसमें भी कितने थे 3, तो -1 करेंगे सर, मुझे पता है 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक्चुअल में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, जब दो सेट डिसजॉइंट नहीं होते हैं ना, डिसजॉइंट नहीं होते, मान लो तब क्या होता है उनका रिजल्ट, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो माइनस क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या था, मान लो रिजल्ट था जो हम किस में यूज करते हैं, मान लो किस में, एप्लीकेशन ऑफ सेट में क्या करते हैं, यूज करते हैं जब दो सेट आपको क्या होंगे, गिवन होंगे। ठीक है, तो उतारो जल्दी जल्दी इसको। मान लो वैसे इसमें एक और भी हम मान सकते थे, जैसे केस 1 में मैंने आपको मान लो 2 सेट का केस कराया था, अगर 3 सेट का होता कि तीनों सेट में कुछ भी कॉमन ना होता है ना, मान लो ए बी और सी तीनों सेट क्या होते, मान लो 3 ए बी और सी सेट आर क्या होते, डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट, मतलब इनके कुछ भी कॉमन ना होता, पेयर वाइज कुछ भी कॉमन ना होता, तीनों डिसजॉइंट सेट होते, तो इसके लिए भी वो रिजल्ट वैलिड था। मान लो क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सर मान लो जब ए बी, लो ए बी हमने डिसजॉइंट सेट माने थे, उसके बाद 3 सेट ए बी सी, ये भी आपस में मान लो ए बी की इंटरसेक्शन करे वो भी 5, बी सी की करे वो भी 5, ए सी की करें वो भी 5, तो जब सभी की इंटरसेक्शन सर 5 आएंगे, तो इसका मतलब सभी आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो जब भी कभी आपस में सभी क्या होंगे ना, ए बी बी सी और सी ए सभी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट, तब क्या होगा सर, मान लो इनका जो रिजल्ट होगा वो हम ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसके लिए, जब आपको 3 सेट की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी, या 3 इवेंट की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी क्वेश्चन में, तो ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं जब वो क्या होंगे, सभी डिसजॉइंट क्या होंगे, सेट होंगे। ठीक है, तो ये बात तो सर समझ आ गई। तो इसके ये पहले में तार लो, और ये दूसरा केस आपका क्या है, उतारो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद अगले केस की क्या करें, बात करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा, जैसे मैंने इसमें आपको केस समझाया कि जब वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, तो इसका मतलब ये रिजल्ट लगता है 3 वाले में। 2 वाले में आपने ये कर लिया कि जब वो डिसजॉइंट नहीं है, तो भी 3 वाला भी तो सर बताओ, उसमें आपने 3 वाले, पहले 2 वाला बताया, फिर 3 वाला बता दिया कि ये रिजल्ट यूज होगा। अब आपने 2 वाला तो बता दिया कि डिसजॉइंट सेट जब नहीं होंगे तो ये रिजल्ट यूज होगा। तो उसके बाद मान लो कि अगर 3 एलिमेंट आ जाए, तो उसके लिए कौन सा सर मान लो रिजल्ट क्या होगा, यूज होगा, वो मैं आपको क्या है करके बता रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उसको भी प्रूव करते हैं, और जल्दी जल्दी उसका भी क्या लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, तो चलो आपने उतार ही लिया होगा। मान लो 3 सेट की बात करते हैं कि भाई 3 सेट की, तो पहले तो रिजल्ट लिख लो, फिर मैं सीधा डायरेक्टली आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि भाई क्या होता है जब मान लो ए और बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। इसके लिए इसके आगे कर लो, ए और बी, ए बी एंड सी आर नॉट क्या होंगे, डिसजॉइंट क्या होंगे, सेट होंगे। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि जब तीनों डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, तो तब क्या मान लो रिजल्ट बनेगा। पहले तो रिजल्ट लिखो, फिर मैं उसे प्रूव करता हूं। ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये रिजल्ट भी बहुत यूज होता है, तो इसको भी अच्छी तरह से क्या कर लेना, याद, सारे रिजल्ट को अच्छी तरह याद करना है, फिर आपको क्वेश्चन क्या लगेंगे, इजी लगेंगे। ठीक है, तो सर सब मुझे पता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी तो होगा ही होगा, वो तो पिछले में भी हुआ था। तो उसके बाद सर कॉमन वाले माइनस करते हैं जब डिसजॉइंट नहीं होते, तो इन दोनों में जो कॉमन होंगे, इन दोनों में कॉमन होंगे सर 3 ही पेयर बनते हैं, इन दोनों के कॉमन, इन दोनों के कॉमन और इनके कॉमन, सभी कॉमन वाले को क्या कर देंगे, माइनस। उसमें भी माइनस ही करते थे सर, 2 वाले उसमें 2 ही कॉमन होते थे, 2 सेट में कॉमन होता था वो माइनस कर देते थे। इसमें 3 बार क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट है, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन और इन दोनों में कॉमन, वो सारे क्या कर दो, माइनस कर दो। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए हो गया। तो सर तीनों को माइनस कर दिया तो रिजल्ट सही हो गया, रिजल्ट अब क्या हो गया, गलत हो गया। जब आप ये तीनों को माइनस करते हो, एक्चुअल में जो तीनों में प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाते हैं, सेट में से बाहर निकल जाते हैं, वो एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, जो तीनों में क्या है, प्रेजेंट है। तो फिर इसके लिए मान लो जब ये सेट बनाना है, मान लो ये माइनस करने हैं, तो लास्ट में क्या कर देना है, जो तीनों में प्रेजेंट होंगे मान लो उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो सर रिजल्ट ऐसे याद रखना है, मान लो ध्यान से देखो, ऐसे रिजल्ट क्या होता है आपका पूरा होता है। ठीक है, मैं इसके प्रूफ भी करके बताता हूं, पर इसे रिजल्ट को जल्दी जल्दी क्या करो, पहले लिख लो कि भाई क्या रिजल्ट होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, यूनियन होता है, मुझे पता है कि भाई पहले तो सेट के एलिमेंट ऐड करने होते हैं सभी के, मैंने सभी एलिमेंट ऐड किए, उसके बाद जो कॉमन होते हैं वो घटाने होते हैं। तो सर मुझे पता है इसमें कॉमन वाले कितने पेयर बनेंगे, ये दोनों और ये दोनों, तो मैं तीनों को क्या कर दिया,
इनमें से घटा दिया, तो जब मैं तीनों को घटाऊंगा तो जो इनके तीनों के कॉमन थे वो भी क्या हो गए, घट गए, इसीलिए उसको क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो वो क्या किए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या कि भाई वो वाले एलिमेंट जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, उनको हमने क्या कर दिया, उतने एलिमेंट को क्या कर दिया, फिर से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो प्रूफ करते हैं, फिर समझ आएगा कि भाई कैसे ये रिजल्ट बना। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं, मान लो सी हो गया, सी को भी मान लो, है ना, मान लो कि भाई ऐसे एलिमेंट सी को भी मान लो कि भाई सी में कौन कौन से एलिमेंट है, मान लो 3 और कौन सा मान लो आपका 5 और क्या है 6 है। ठीक है, तो चलो सर करके देखते हैं कि भाई ये रिजल्ट सही है। रिजल्ट सही होने का मतलब तो सर मुझे पता ही है, इधर वाली चीज और इधर वाली सभी चीजें क्या होती हैं, बराबर होती है ना। मान लो इक्वेशन, मान लो कोई चीज रिजल्ट को प्रूव करने का मतलब क्या होता है, ये वाला आंसर जो होगा वो इस आंसर के क्या होगा, बराबर होगा। तो कर लेते हैं सर, मान लो यूनियन, पहले तो यूनियन करते हैं, तो मान लो ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं जल्दी जल्दी ना, यूनियन सी। इसका मतलब सर इनके एलिमेंट लिखने हैं, इनके एलिमेंट लिखो जल्दी जल्दी, क्या रिजल्ट होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 के बाद सर 6 भी होगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गए, सभी के एलिमेंट आ गए और रिपीट भी नहीं किए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सर कितने हैं, 6 है। तो इसका मतलब इन सभी का आंसर भी क्या आना चाहिए सर, 6 आना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मुझे पता है वो कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी मुझे पता है वो भी कितने हैं सर, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं, वो भी कितने हैं, 3 है, वो मुझे पता है सर। उसके बाद क्या चाहिए, मान लो इन दोनों का कॉमन, और लिख लेते हैं नंबर ऑफ, पहले तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं ना, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। सर इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन कितने हैं, 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा सर, 1 होगा। तो माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं सर, मान लो इन दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, मान लो इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 और 5 है ना, इन दोनों में कॉमन किन, 3 और 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी सर वो कितना हो गया, 2 हो गया, तो वो 2 हो गया। तो यहाँ पे माइनस क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। उसके बाद सर तीसरा करते हैं, चलो तीसरा यहाँ पे कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, मान लो तीसरा करें तो मुझे पता है सर तीसरा कौन सा है, मान लो बी इंटरसेक्शन सी भी हो गया, उसके बाद सी इंटरसेक्शन ए चाहिए, तो इसका मतलब सी इंटरसेक्शन ए कर देते हैं। सी और ए, सी और ए में कॉमन है सर, एक एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब कौन सा, 3, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए वो कितना हो गया, 1 हो गया। तो वो भी क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। उसके बाद प्लस में क्या करने हैं, इन तीनों के कॉमन, तो तीनों के कॉमन कौन है, तो ये इसमें मिटा देते हैं ना। तो तीनों के कॉमन क्या है सर, मान लो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल देते हैं कि भाई तीनों में कॉमन, देखो तीनों में कोई कॉमन है सर, एक एलिमेंट कॉमन है, देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है ना, 3 कॉमन है, सही है। तो इसका मतलब 3 हो गया। इसका मतलब इस तीनों में सर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब तीनों में कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सर, वो एक ही है। उसका मतलब उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 इसमें ऐड कर दो। तो ध्यान से देखो करके कि भाई आंसर बराबर आता है। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -3 बना, -3 से ये 3 गया, तो इसका मतलब 6 इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 6 हो गया। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है, सही है। ठीक है, तो ऐसे हम मान लो रिजल्ट के, मान लो कोई भी रिजल्ट हो उसकी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, जो तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट हैं जो सबसे ज्यादा क्या होते हैं यूज, और भी यूज होते हैं। जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर मैं अगला रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। मैं एक फॉर्मूले की शीट लिखने जा रहा हूं, वो फॉर्मूले आपने याद करने हैं। फिर आपसे जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे, मान लो क्या है स्टेटमेंट वाले, वो आप इजीली क्या है कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर फॉर्मूले लिखते हैं कि भाई कौन कौन से क्या है फॉर्मूले। चलो आपने लिख ही लिया होगा, चलो फॉर्मूले की बात करते हैं। सर कौन कौन से फॉर्मूले, एक बार सारे फॉर्मूले लिख के बता दो, फिर मतलब याद करने क्या होंगे आसान। ये तो आपने 2-3 प्रूव कर दिए, वो आगे और कौन कौन से यूज होंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालो फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूले यूज्ड इन क्या होंगे आपके, मान लो एप्लीकेशन ऑफ ए क्या होंगे, सेट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूं। पहले तो वही लिख लो जो आपके फॉर्मूले लिखे हैं वो लिख लो। सबसे पहले पहला फॉर्मूला क्या लिखा सर, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या किसके बराबर होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन क्या होता था, बी होता था, है ना। उसके बाद दूसरा
ये सभी के लिए वैलिड है ना। मान लो आपको के सर मान लो ये वाला जो फॉर्मूला है ये केवल मतलब डिसजॉइंट सेट के मतलब जो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे उनके लिए वैलिड है या सबके लिए वैलिड है? एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या है, सबके लिए वैलिड है। कैसे सर? मान लो अगर डिसजॉइंट हो तो मुझे पता है कि डिसजॉइंट की कंडीशन क्या होती है सर, मान लो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका मतलब क्या, मान लो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, तो मैं पूछूं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, तो 5 का मतलब क्या होता है, खाली सेट होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसको हम क्या लिखते हैं, जीरो ही लिखते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b जीरो। तो अगर सर ये रिजल्ट लिखे तो एक्चुअल में ये रिजल्ट सभी सेट के लिए वैलिड है, चाहे वो डिसजॉइंट सेट हो चाहे वो डिसजॉइंट सेट नहीं हो। ठीक है, तो ये अगर नहीं हो तो उसके लिए भी वैलिड है, तो जो हो उसके लिए भी वैलिड है। अगर दो सेट मान लो डिसजॉइंट हो तो सर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो इंटरसेक्शन के, तो फिर इसका मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो सर दूसरा फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, बस एक ये फॉर्मूला मेरे को पता हो तो मैं मान लो डिसजॉइंट हो चाहे ना डिसजॉइंट हो, मैं ये फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। ठीक है, तो फिर इसलिए मैं दूसरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा। मान लो ये लिखना है तो लिख सकते हो, वैसे आपको पता है कि भाई क्या मैंने बताया एक्चुअल में यही फॉर्मूला उसके लिए क्या होगा, यूज होगा। तो अगर लिखना ही चाहते हो तो लिख लो, मान लो a यूनियन b, मान लो इसका आंसर क्या होगा, na प्लस क्या होगा, nb होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे लिख लो, मान लो ये कब होगा, व्हेन a एंड b आर क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, तो वो जब क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट, तब ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। तीसरा फॉर्मूला सर आपने क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b यूनियन c, मान लो जब वो सिंपल मान लो डिसजॉइंट ना हो तो उसके लिए क्या होता था सर, उसके लिए होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b माइनस b इंटरसेक्शन c माइनस c इंटरसेक्शन a। सर a इंटरसेक्शन c लिखे या c इंटरसेक्शन a, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। c इंटरसेक्शन a लिख लो, a इंटरसेक्शन c लिख लो, बात तो सेम ही, आंसर सेम ही आता है, अलग नहीं आता। तो लास्ट में क्या होता है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन क्या होता है, c होता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे वो डिसजॉइंट हो चाहे वो डिसजॉइंट ना हो। ठीक है, तो उसके बाद मान लो अगर डिसजॉइंट के लिए लिखना है तो उसके लिए लिख लो, मान लो a यूनियन b यूनियन A यूनियन B यूनियन क्या होगा, C। इसका सर क्या आएगा, जब A B C आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे तो आंसर क्या आएगा सर, ये आएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई A B एंड C आर क्या होंगे, पेयर वाइज क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, पेयर वाइज डिसजॉइंट क्या होंगे, सेट होंगे। ठीक है, तो इसे भी लिख लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लिखो, फिर उसके बाद 2-3-4 फॉर्मूले और लिखते हैं, फिर उसी के साथ मान लो क्या है कि भाई आपके फॉर्मूला शीट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलो आपने लिख लिया होगा, चलो उसके बाद की बात करते हैं कि उसके बाद और कौन कौन से फॉर्मूले सर हम यूज कर सकते हैं मान लो इसमें। ठीक है, वो डायरेक्टली हम याद रखेंगे अपने दिमाग में और डायरेक्टली क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 तो हो गए, उसके बाद मान लो अगले लिखते हैं कि भाई अगले क्या है। ठीक है, 5वां फॉर्मूला लिख लो कि भाई मुझे पता है सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, मुझे पता है सर ए जो सेट होता है उसमें अगर बी, मान लो 2 सेट की मैं बात कर रहा हूं ए और बी के, जब ए और बी की बात करते हैं सर, मान लो मैं मान रहा हूं कि वो डिसजॉइंट सेट नहीं है ना, वो डिसजॉइंट सेट नहीं है, उनमें कुछ कॉमन हो सकता है। तो सर मुझे पता है कि अगर ए में और बी में कुछ कॉमन हो तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिखना चाहूं तो एक्चुअल में ए में कैसे एलिमेंट होते हैं, जो केवल ए में प्रेजेंट होते हैं वो भी होते हैं और जो बी में प्रेजेंट होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। अगर वो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे तो इसका मतलब उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो सर मुझे पता है कि अगर कुछ कॉमन हो तो मान लो केवल ए के एलिमेंट लिखने हो, मान लो ए सेट लिखना हो, ए सेट में क्या होगा सर, ए सेट में ए के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो मान लो ए के बी में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एन ए है वो एक्चुअल में कैसे लिख सकते हैं कि भाई जो एन ए का मतलब ए के एलिमेंट भी है ना, एलिमेंट, इसको ऐसे लिखे, एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ए एंड सम एलिमेंट ऑफ क्या होगा, बी होगा ना।
जो Na है, Na का मतलब क्या होता है कि भाई A में भी एलिमेंट है, अगर दोनों सेट डिसजॉइंट है ना, ध्यान से मेरी बात को समझो, A और B क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो जब डिसजॉइंट नहीं होंगे तो मुझे पता है सर A में जो एलिमेंट होते हैं वो A में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो A और B में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। तो तभी तो दो सेट सर डिसजॉइंट नहीं होते हैं ना। तो चलो मान लो Na का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ A, मतलब जो A के ही एलिमेंट है, या ऐसे लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ A ओनली, एंड क्या लिख सकते हैं, सम एलिमेंट ऑफ क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो सर Na को मैं और किसी तरीके से लिख सकता हूं, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, मान लो अगर A ओनली लिखना हो तो मैंने अभी आपको बताया कि A ओनली को हम कैसे लिखते हैं, A माइनस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस बी। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये किसके एलिमेंट आए, केवल A के एलिमेंट आए, तो मुझे पता है सर A में केवल A के एलिमेंट नहीं होते, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो B में भी क्या हो, प्रेजेंट हो। अगर B में भी प्रेजेंट हो, जो मान लो A में भी प्रेजेंट हो और B में भी प्रेजेंट हो, इसका मतलब उन दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो प्लस क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, B कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A का हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि कौन सा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सॉरी नंबर ऑफ A माइनस B के क्या एलिमेंट होंगे, प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B के क्या एलिमेंट होंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्चुअल में वो किसके बराबर आएगा, A के बराबर आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद 6, तो इसका मतलब सर NB को भी तो लिख सकते हैं, NB को भी लिख सकते हैं, मतलब दो ही सेट में ये फॉर्मूले लग सकते हैं, 3 सेट में ये फॉर्मूले नहीं लग सकते, ठीक है। तो इसका मतलब 2 में लिख रहा हूं, मतलब A और B मान रहा हूं, तो B लिखेंगे। तो मुझे पता है सर B के लिखने हैं, तो पहले लिखें B के, जो B में ही प्रेजेंट होंगे अकेले, तो B में अकेले प्रेजेंट हो तो उसको तो ऐसे लिखा जाता है। तो उसके बाद सर मुझे पता है कि जो B के केवल जो B में ही प्रेजेंट होंगे उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी तो होंगे जो A और B दोनों में प्रेजेंट होंगे, तो उनको इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, अगली प्रॉपर्टी थी। मान लो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो सर ये दो फॉर्मूले तो हो गए, मान लो इसको भी अच्छी तरह क्या रखना है, याद रखना है। मान लो ये लाइन भी लिख लेनी है, यहाँ पे भी ये लाइन लिख लेनी है, एलिमेंट ऑफ B ओनली एंड एलिमेंट ऑफ क्या होंगे, मान लो क्या होंगे, A होंगे ना। एलिमेंट ऑफ क्या होंगे, सम एलिमेंट ऑफ A, B ना लिखो, ऐसे लिख लो, सम एलिमेंट ऑफ A एंड क्या होंगे आपके B होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि भाई एलिमेंट ऑफ B एंड मतलब सम एलिमेंट ऑफ क्या होंगे, A एंड क्या होंगे, B होंगे। तो एलिमेंट ऑफ B प्लस सम एलिमेंट ऑफ A एंड B, तो जिसे जब इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या बनेंगे, B बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी, सर सातवीं प्रॉपर्टी ऐसी एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी भी क्या करेंगे यूज। तो सर ये प्रॉपर्टी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, डी मॉर्गन थ्योरम। अगर ध्यान से देखो ये डी मॉर्गन थ्योरम है, तो डी मॉर्गन थ्योरम मुझे पता था सर, डी मॉर्गन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती थी, मान लो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जब हम करते थे वो किसके बराबर होता था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या होता था, B कॉम्प्लीमेंट। अगर ये इसके बराबर हो, उल्टा भी तो सही है सर, तो अगर उल्टा सही है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता था तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब ये लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसके एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, तो उसे कैसे लिखा जा सकता है सर, U माइनस क्या लिखा जा सकता है, A यूनियन क्या लिखा जा सकता है, B। तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब इसे भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, इसका मतलब होता है सर कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट किसको छोड़कर, A यूनियन B को क्या कर छोड़कर। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी तो यही होता है कि A यूनियन B के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, तो इसका मतलब भी सर यही है कि U माइनस A यूनियन B, कि U के एलिमेंट मतलब सभी एलिमेंट U के किसको छोड़कर, A यूनियन B को छोड़कर। तो इसका मतलब सर इनडायरेक्टली इसे मैं ये लिख सकता हूं और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो यहाँ पे भी तो ये अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है जो सेट में अप्लाई होता था मतलब प्रॉपर्टीज में, वो नंबर में भी अप्लाई हो रहा है, मैंने आपको करके बताया। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर होगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चाहे लिखना है तो लिखो, एक्चुअल में ये डायरेक्टली हम ऐसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सर एक ही थोड़ा ना स्टेटमेंट होती है, एक तो ये हो गई। तो सर उसकी डी मॉर्गन थ्योरम की एक स्टेटमेंट नहीं होती थी, दो स्टेटमेंट होती थी। तो चलो दूसरी भी लिख लेते हैं। तो दूसरी में क्या होगा, ऐसे उल्टा होता था ना, A यूनियन क्या होता था, B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसे सर हम कैसे लिखते थे, इधर लिख लेते हैं फिर से, इसे कैसे लिखते थे, मान लो इसको ऐसे लिखते थे ना, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते थे सर, मान लो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या होता था, B कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, ये बताया
इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको सर हमें पता है कि भाई हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट किसको छोड़कर ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब भी तो यही है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का सर मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है कि भाई किसके ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के क्या लिखने हैं, एलिमेंट लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट किसको छोड़कर, माइनस का मतलब यही होता है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट या केवल यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट इनको छोड़कर, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर इधर भी तो लिख सकते हैं। मुझे पता है सर इसको मैं डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अगर ये लिख सकता हूं तो सर मुझे पता है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में भी इसे क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मान लो एक्चुअल में ये रिजल्ट इसके बराबर है, तो ये रिजल्ट डायरेक्टली मैं किसके बराबर क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई कैसे इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अगला रिजल्ट हो गया कि भाई अगला रिजल्ट क्या है। मान लो अगले को उतारो जल्दी जल्दी, एक रिजल्ट और है, फिर उसके साथ मान लो ये सभी जो मैं प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई इसे हम क्या करेंगे, यूज करके मान लो इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी जल्दी लिखो इसको। चलो आपने लिख लिया होगा है ना। चलो आगे बात करते हैं मतलब लास्ट प्रॉपर्टी की, कि एक और प्रॉपर्टी है, वो फॉर्मूला भी हम कुछ क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है सर, मान लो 3 सेट आ जाएंगे, ये तो 2 सेट के लिए प्रॉपर्टी थी। मान लो अगर 3 सेट आ जाए उसमें लिखना पड़े ओनली, है ना, एक सेट में ओनली लिखना हो। जैसे मैं लिखता था सर a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता था कि भाई n a माइनस बी, इसका मतलब होता था कि नंबर ऑफ क्या होंगे, एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ओनली, है ना। इसका मतलब तो ये होता था, 2 सेट में तो सर माइनस में लिख लेते थे, अगर 3 सेट आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको भी तो लिखने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। चलो उसको लिखते हैं कि भाई उसका ही फॉर्मूला है। मान लो आ जाए आपको ये ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसके बाद इंटरसेक्शन क्या हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट। अगर ध्यान से इसको समझो तो क्या है इसका, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मुझे पता है सर एन ए जब मैं लिखता हूं, ए का मतलब क्या होता है, केवल ए के एलिमेंट साथ में क्या होता था सर, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो भी ए में हो सकते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, सी इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं ना। कॉमन एलिमेंट भी तो ए के और बी के कॉमन एलिमेंट भी ए में प्रेजेंट हो सकते हैं, बी और सी के मान लो बी और सी के नहीं कह सकते, ए और सी के, है ना, ए और सी के कॉमन एलिमेंट भी किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, ए में क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है सर ये दोनों एलिमेंट इसमें क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, तो मुझे पता है कि भाई ये एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान से पढ़ो, ये तो मुझे समझ आ गया कि भाई केवल ए लिखना हो, मान लो ओनली ए लिखना हो, तो मुझे पता है सर कि भाई ए मान लो इसमें इसके एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके एलिमेंट भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से सुनो कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि भाई बी के जो एलिमेंट है वो वाले नहीं, मान लो ए का किसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ए को किसके साथ कॉमन कर रहे हैं, जो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब बी में अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो इसका मतलब इसको तो उसने हटा ही दिया, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया कि भाई किसकी इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या कि भाई जो बी में एलिमेंट थे उसको उसने हटा दिया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी के एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, एलिमेंट। तो इसमें सर बी के एलिमेंट नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। तो इसके बाद इसकी बात करें, इसका मतलब क्या कि सी के एलिमेंट नहीं होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। तो ध्यान से सुनो, ए के एलिमेंट लिखने हैं जो इन दोनों के कॉमन होंगे, तो इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो एक्चुअल में बी में भी प्रेजेंट नहीं होंगे, सी में भी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम किसके एलिमेंट लिख रहे हैं, केवल ए के एलिमेंट लिख रहे हैं। तो ये सर मान लो क्या है कि भाई इसका मतलब क्या है, ओनली एलिमेंट ऑफ क्या होंगे सर, आपके ए होंगे, ओनली एलिमेंट ऑफ क्या होंगे, ए होंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ आई होगी कि भाई क्या एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए के एलिमेंट तो लिखने ही लिखने हैं, कॉमन किसके साथ लिखने हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी में जो प्रेजेंट नहीं होंगे, तो बी में नहीं प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब उसके साथ जो कॉमन होंगे, उसके बाद सी में भी प्रेजेंट नहीं होंगे वो वाले। तो ध्यान से देखो कि अगर बी और सी वाले एलिमेंट मान लो इसमें
प्रेजेंट हो तो वो वाले तो लिखने ही नहीं, हमने कौन से लिखने हैं, सिर्फ किसके लिखने हैं, ए के क्या लिखने हैं, एलिमेंट लिखने हैं। तो इसका मतलब मान लो नहीं, मान लो आपको अगर मान लो समझ आ रहा तो इसको याद रखो कि इसका मतलब क्या होता है, ओनली एलिमेंट ऑफ क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो ओनली एलिमेंट ऑफ ए हो गया। तो इसका सर फॉर्मूला क्या होता है, अगर ओनली एलिमेंट ऑफ ए लिखने हो तो क्या फॉर्मूला हो गया, तो ध्यान से लिखें सर कौन से, मान लो क्या कि भाई इसमें एलिमेंट आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे, मतलब क्या सेट होगा, मान लो क्या है n, पहले क्या होगा सर ए होगा, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या होगा, ए होगा, उसके बाद सर माइनस क्या क्या करना है, क्योंकि ये तो ए के सभी एलिमेंट हो गए, मुझे पता है सर ए के कौन से एलिमेंट लिखने हैं, मान लो ए के तो लिखने हैं, बट इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट होंगे वो वाले नहीं लिखने, माइनस ए मान लो बी इंटरसेक्शन सी में जो होंगे वो वाले भी नहीं लिखने। तो जब ये मैं माइनस करूंगा एक्चुअल में क्या होंगे, जो इन तीनों के एलिमेंट कॉमन होंगे वो इससे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करो। मान लो मुझे पता है सर ए के एलिमेंट लिखने हैं, ओनली ए के लिखने हैं, तो मैं ये इसमें माइनस कर दूंगा, ये वाला भी इसमें क्या कर दूंगा, माइनस। इससे क्या होगा कि भाई इनके कॉमन वाले एलिमेंट भी इससे चले जाएंगे, इनके कॉमन सॉरी मान लो बी और सी थोड़ा ना लिखना है, ए इंटरसेक्शन सी लिखना है, ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी इससे चले जाएंगे, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो भी इससे चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि भाई जो मान लो इन तीनों में कॉमन होंगे वो भी इससे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। वो थोड़ा डिलीट करने हैं, वो हमने इसमें लिखने हैं। तो इसका मतलब वो क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या लिख देना है, सी लिख देना है। ठीक है, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। अगर मान लो तीन सेट में आए कि भाई ओनली एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ए, वो किसके बराबर होगा, पहले ए के एलिमेंट माइनस जो मान लो ए के क्या है, मान लो दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ना, ए बी में कॉमन है वो माइनस कर दिए, ए सी में कॉमन थे वो माइनस कर दिए, तो वो लास्ट में मान लो जो तीनों में कॉमन थे वो फिर से क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ये आपके जो होगा ये वाली प्रॉपर्टी किसके क्या होगी, बराबर होगी। सर इसका प्रूफ हम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है सर कि भाई ए भी हम कुछ मान लेंगे, बी भी हम कुछ मान लेंगे, सी भी मान लेंगे। अगर सभी को कुछ मान लोगे तो ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करने की कोशिश करना। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, ए की वैल्यू माननी है, बी की, सी की, पहले ये निकालना है। तो ये तो हमने सीख लगा सर, निकाल सकते हैं, ये निकालोगे उसके बाद ये निकालकर प्लस माइनस करना, देखना दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मान लो ओनली एलिमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। चलो एक एग्जांपल से छोटा सा मैं ये करवा ही देता हूं कि भाई ए एक्चुअल में क्या है, ओनली ए। आपको ये क्लियर कराने लगा हूं कि ओनली ए है। मान लो ए सेट मान लेते हैं आपका 1 2 3 मान लेते हैं, बी सेट मान लेते हैं मान लो 3 4 5 मान लेते हैं, सी सेट मान लेते हैं मान लो 5 6 7 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो इनमें भी कुछ कॉमन मान लेते हैं, मान लो 3 भी मान लेते हैं ना, चलो 6 मान लो 3 5 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, मान लो यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। तो कल निकालते हैं, मान लो इसकी बात करनी है, मुझे पता है सर ए बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसे छोड़कर बाकी सारे, तो इसे छोड़कर बाकी सारे सर कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, मान लो 6 होगा और 7 होगा। मान लो सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट सर कौन सा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसे छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कौन से होंगे सर, मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद कौन सा होगा, 4 हो गया सर, 7 हो गया। ये मान लो बी कॉम्प्लीमेंट है और सी कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे पता है सर, मान लो इसका रिजल्ट मैंने निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है। तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा सर, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, पहले मैंने इसका इंटरसेक्शन कर दिया, तो इसका इंटरसेक्शन करूं इन दोनों में कॉमन, तो सर इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, देखते हैं कि भाई 2 और कौन सा है, 2 और 7 ही है ना, नहीं 1 2 7 है, 1 2 और कौन सा है, 7 है। ये आपका क्या है सर, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मुझे पता है सर इन दोनों में कॉमन जो होगा उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। अगर ए के साथ उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है कि भाई ए के साथ इंटरसेक्शन करें, 1 2, मान लो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन कौन है, तो 1 और 2 ही कॉमन है, इन दोनों में 1 और 2 ही कॉमन है। अब ध्यान से देखो ये किसका रिजल्ट निकला, ये किसका रिजल्ट निकला, ठीक है, मान लो इधर मैं लिख देता हूं, एक्चुअल में ये किसका रिजल्ट निकला, ए बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे पता है सर इन दोनों में, मान लो ये इसका रिजल्ट है, ए का रिजल्ट ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, मुझे पता है सर 1 और 2 इन दोनों में क्या है,
कॉमन है ना, 1 और 2 ही कॉमन है, तो ध्यान से देखो 1 और 2। अब देखो कि भाई 1 2 और आपने लिख लिया, अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपका मान लो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, ओनली एलिमेंट ऑफ क्या है, ए। ओनली एलिमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता था कि मान लो वो वाले एलिमेंट जो ए में ही प्रेजेंट है। ध्यान से देखें कि भाई ए में वैसे तो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब केवल ए में भी प्रेजेंट है, वो देख लेते हैं कि भाई केवल ए में मतलब क्या, इसमें कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, 3 तो डिलीट हो गया, इसका मतलब 2 ही एलिमेंट रह गए जो मान लो ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद सर सी भी तो है, सी में चेक कर लेते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन रह गया, 1 2 सर इसमें भी 1 2 ही प्रेजेंट है केवल, बाकी 3 इसमें भी प्रेजेंट है, इसका मतलब जो उनमें था उसे हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली डिलीट कर दिया। तो डिलीट कर दिया तो सर मुझे पता चल गया कि भाई एक्चुअल में जब मैं ये करूंगा, ये वाला करूंगा, इसका मतलब क्या आता है, ओनली एलिमेंट ऑफ क्या आता है, ए आता है। तो यही तो बना, ओनली एलिमेंट ऑफ क्या है, ए। तो बाकी तो आप प्रूव कर ही सकते हो ना, आपको एन पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये निकालो और ये ऐड करो, तो ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ऐसे आप इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।